नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, आपने देखा था वहां पर जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन था। प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप के होते थे, यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और अगला जो आपका यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पैमाने का प्रतिफल। तो दोस्तों, मैंने जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, उसको जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। अब जो बचा है उसमें यानी सेकंड नंबर का यानी लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, उसके अंतर्गत आपका है क्या आता है, रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने का प्रतिफल। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो अगर यानी आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी। और आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पैमाने का प्रतिफल यानी रिटर्न ऑफ स्केल, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रिटर्न ऑफ स्केल है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता है, यानी दीर्घकालीन की बात करता है। कि ये बात करता है कि अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज को आपको चेंज करना है। कि चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन करने के लिए आप जितने सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों में आप परिवर्तित करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये आपका है रिटर्न ऑफ स्केल यानी पैमाने का प्रतिफल, ये आपको बताता है। मतलब आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, आपके पास जो भी साधन रहेंगे उन सभी साधनों में आप परिवर्तित करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को बात करते हुए ऐसे कि जो बोओगे वही काटोगे। कहने का मतलब आप जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को ये कहा जाता है कि आप जितना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। मतलब अगर आप कैपिटल ज़्यादा लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। वास्तविक जीवन में एक समय तक तो आप जब अपने पूंजी को बढ़ाते जाते हैं, यानी आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते जाते हैं, तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, यानी अपने साधन, अपने लेबर को, अपने कैपिटल को, अपने कच्चे माल को, मतलब कुछ भी जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को अगर आप बढ़ाते हैं तो एक टाइम के तक तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा, यानी आप जितना लगाएंगे उससे ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि आप जितना लगाएंगे, यानी आप जितना भी कैपिटल या फिर रॉ मटेरियल जो भी आप यूज करेंगे, मतलब कहने का है कि आप जो भी रिसोर्स लगा रहे हैं, एक टाइम के बाद वो रिसोर्स, मतलब जितना आप रिसोर्स लगा रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपका प्रोडक्शन होगा। और ऐसा भी है, धीरे धीरे आप देखेंगे एक टाइम ऐसे और आएगा कि जब आप जितनी मात्रा में आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं, जितनी मात्रा में आप साधन लगा रहे हैं, उससे कम मात्रा में आपका प्रोडक्शन होता है। हम आपको इस सेशन में यही बताने वाले हैं। तो सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो रिटर्न ऑफ स्केल है यानी पैमाने का प्रतिफल है, ये पैमाने का प्रतिफल बेसिकली 3 प्रकार की होती है। यानी इसमें 3 कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं प्रोडक्शन की, वो मैं आपको सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। आपके सामने यहाँ पर 3 कैटेगरी लिखी हुई है, यानी 3 टाइप्स लिखा हुआ है किसके, रिटर्न टू स्केल के। पहला जो आपका टाइप्स है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब हिंदी में अगर बोलें तो पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल। इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले हम इसको टाइप को आपको बता देते हैं, इसके बाद एक एक का डिटेल वर्णन करेंगे। लेकिन आज के सेशन में चूंकि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यानी बड़ा हो जाएगा, तो हम आपको केवल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे। और जो यानी 2 टाइप्स हैं रिटर्न टू स्केल के, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में को लेके आऊँगा, तब उसमें एक एक टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा, तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा। तो बढ़ते हैं आगे। पहला आपका टाइप है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अगला जो आपका टाइप है वो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और इसको बोलते हैं हिंदी में पैमाने का समता या स्थिर प्रतिफल। ठीक है। फिर अगला आपका जो टाइप है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पैमाने का ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पहला अपने टाइप की ओर। जो हमारा पहला टाइप है वो बताता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसका क्या मतलब होता है, ये लागू क्यों होता है, क्या लागू होने के इसके पीछे रीजंस हैं, सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल क्या है।
उससे पहले आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि पैमाना क्या होता है। पैमाने के अंतर्गत आप देखते हैं आपके पास जो भी साधन है सभी साधनों में आप परिवर्तित करके आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, मतलब ह्यूज प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये आपका है पैमाने का बढ़ता, ये पैमाना आपका पैमाना है। अब पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल का मतलब ये है कि जैसे आपको प्रोडक्शन करनी है, कोई प्रोड्यूसर है अगर उसको प्रोडक्शन करनी है तो वो क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएगा। प्रोडक्शन करने के लिए भाई ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएगा। लेकिन इस कैटेगरी के अंतर्गत यानी जो पहला आपका टाइप है, इस टाइप के अंतर्गत होता है कुछ यूँ है कि आप जिस मात्रा में आप अपने जो है रिसोर्सेज को लगा रहे हैं, मतलब कहने का है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने जो आपके रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को आप बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि 5% के रेशियो से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपने प्रोडक्शन करने के लिए 5% की रेशियो से आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं तो आपका जो प्रोडक्शन होगा यानी आपका जो उत्पादन होगा वो 5% से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है 7%, 10% एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी, यानी 5% से ज़्यादा इंक्रीज होगा आपका प्रोडक्शन। ये आपका पहला जो टाइप है यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जैसा कि इसके नाम से ये स्पष्ट है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब कि पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल, आप जितनी रिसोर्सेज लगाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब कि उत्पादन प्राप्त होगा। ये आपका पहला जो टाइप है इसका मतलब है, ठीक है ना। अब समझते हैं क्या इस रेखा चित्र के माध्यम से कि इस रेखा चित्र में आपका ये जो प्रोडक्शन हो रहा है यानी आपका इस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, मतलब कि आप साधन कितनी मात्रा में लगा रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन किस मात्रा में हो रहा है, इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ तो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके सामने रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में हमेशा की तरह आपके सामने दो अक्ष लिखे गए हैं। ये OX अक्ष है जिस अक्ष पर आपको लेबर यानी श्रम दिखाया गया है, और ये आपका जो OY अक्ष है, इस OY अक्ष पर आपका पूंजी दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका कैपिटल यानी पूंजी है, पूंजी का मतलब मशीन से है, आप मशीन से ही समझिएगा। अब ये आपका जो लाइन O से P तक है, ठीक है, इसको हम P नाम दे दें अगर, तो ये लाइन आपका क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी। और ये जो OP लाइन है, ये OP लाइन आपको स्केल दिखाती है, ठीक है। अब ये आपको समझना है कि क्या आप जिस हिसाब से रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, साधनों को बढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में आपको रिटर्न्स मिल रहा है, उत्पादन मिल रहा है कि नहीं, ये आपको इस रेखा चित्र में चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ मैंने बता ही दिया, यहाँ पर लेबर है और यहाँ पर कैपिटल है। अब समझिए, मान लीजिए कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के दौरान आपने शुरू में क्या किया, इतनी मात्रा में लेबर लिया, यहाँ से यहाँ तक लेबर ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या किया, कैपिटल ले लिया। इतनी लेबर और इतने कैपिटल से मान लीजिए कि आपका जो आउटपुट हो रहा है यानी आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है, फिलहाल के लिए ये जो आपका लाइन ऐसे ऐसे बना हुआ है इसको हम बोलते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व, ठीक है। यहाँ पे ये है IP1 और ये है IP2 यानी आइसो प्रोडक्ट 2, और ये है आपकी IP3 और ये है आपका IP4, ठीक है। अब मान लीजिए कि IP1 जो है यहाँ पर इसको मान लीजिए 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, और जो ये आपका IP2 है, ये IP2 पर आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 200 यूनिट का हो रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, यानी IP3 पर आपका 300 यूनिट का आपका प्रोडक्शन हो रहा है, और यानी IP4 पर आपका 400 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी जो आपका समुत्पाद वक्र है यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व है, ये अलग अलग आइसो प्रोडक्ट कर्व अलग अलग प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बताता है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी आपके उत्पादन में भी वृद्धि होती चली जाएगी। अब समझना है, मान लीजिए कि शुरू में जब कोई प्रोड्यूसर है वो इतनी लेबर को लेकर के, इतनी कैपिटल को लेकर के वो अपना प्रोडक्शन शुरू किया, और जब अपना प्रोडक्शन शुरू किया तो वो यानी यहाँ पर इस सिचुएशन पर यानी सिचुएशन ए पर वो क्या किया, यहाँ पर 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, उसको प्रोडक्शन और ज़्यादा करनी है, यानी उसने रिसोर्सेज को और लगाया। कितना लगाया, मान लीजिए कि O से लेकर के L2 तक, यानी यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर उसके जो श्रम है यानी लेबर है वो O से बढ़ करके L2 तक ले लिया। जब आपका इतना लेबर लिया और आपका जो श्रम है यानी पूंजी आपका यहाँ से O से लेकर के K2 तक इतनी पूंजी लिया और इतना श्रम लिया। इस लेने के दौरान यानी इतनी लेबर इतनी कैपिटल लेने के दौरान उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, उसको और ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को और बढ़ा रहा है, बढ़ा इसलिए रहा है ताकि उसको प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो। तो क्या करेगा वो, अब क्या करेगा, सिचुएशन सी पर आएगा। इस सिचुएशन में उसको कितनी कैपिटल लेने की जरूरत पड़ रही है, O से लेकर के K3 तक ले रही है, यानी पूंजी इतना ले रहा है, और लेबर जो आपका ले रहा है O से लेकर के L3 तक, यानी OL3 इतना आपका लेबर ले रहा है।
यानी उतना लेबर और इतना पूंजी लेने पर आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 300 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी वो लेबर और कैपिटल की मात्रा को और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो और ज़्यादा ले रहा है, यानी इस डिसैचुरेशन पर आप पहुंच जाएंगे। तो जब आप डिसैचुरेशन पर पहुंच जाएंगे तो उस कंडीशन में आप कितनी लेबर ले रहे हैं, ओ से बढ़ करके L4 तक, यानी OL4 आप इतनी लेबर ले रहे हैं और O से लेकर के K4 तक आप इतनी कैपिटल ले रहे हैं, यानी पूंजी ले रहे हैं। इतना लेबर और इतनी कैपिटल को लेने पर आप कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं, 400 यूनिट का। अब आपको समझना क्या है, ये समझना है, यानी हम कम रिसोर्सेज लेकर के ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको यही समझना है। अब ध्यान से समझिएगा, शुरू में देखिए आपने क्या किया, इतनी मात्रा में लेबर लिया और इतनी मात्रा में कैपिटल लिया, तो इतनी मात्रा में लेबर लेने पर और इतनी मात्रा में कैपिटल लेने पर आपका 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो आप समझिएगा कि यहाँ पर यानी इतना L2 से लेकर के L3 तक आपने इतना लेबर लगाया और इतना श्रम लगाया, तो आपका कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, 300 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर आपने क्या किया, यानी इस डिसैचुरेशन पर आपने बढ़ाया कितना, L3 से L4 इतना आपने लेबर बढ़ाया और यहाँ से K3 से K4 तक आपने क्या किया, पूंजी को बढ़ाया, तो उस सिचुएशन में आपका 400 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब समझिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे शुरू में आपने क्या किया, इतनी मात्रा में लिया, इतनी मात्रा में लिया रिसोर्सेज को, फिर आपने क्या किया, 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया। अब लास्ट में आप जरा देखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया, रिसोर्सेज को कम लगाया, लेकिन रिसोर्सेज को कम लगाया यानी लेबर की मात्रा को कम लगाया और कैपिटल की मात्रा को कम लगाया। जब आपने लेबर की मात्रा को कम लगाया, कैपिटल की मात्रा को कम लगाया, तो आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 400 यूनिट का प्रोडक्शन आपने इतनी कैपिटल और इतनी लेबर को बढ़ाने पर लगाया। तो कहने का मतलब है, यहाँ से समझिएगा, जैसे मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ CD, ये क्या है, छोटा है किससे, BC से, और BC किससे छोटा है, AB से, मतलब AB इज ग्रेटर देन BC इज ग्रेटर देन CD। कहने का मतलब है कि जब आपने क्या किया, AB मात्रा लगाई किसी रिसोर्स की, आपने जब AB मात्रा लगाई यानी यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख रहे हैं प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 200 यूनिट का। जब B से C पर गए 300 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, C से D पर गए तो 400 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, यानी आपने संसाधनों की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप एक टाइम के बाद देखेंगे, शुरू में तो आपका लेबर और कैपिटल की मात्रा इन्वेस्ट हो रही है, तो आपका जो आपका उत्पादन हो रहा है वो कम हो रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद यानी आप जैसे C और D पर पहुंचेंगे, तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया, लेबर की और कैपिटल की कम मात्रा इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रोडक्शन आपने प्राप्त किया है। कैसे देखिए, यानी इतनी मात्रा में आपने लेबर लिया, इतनी मात्रा में कैपिटल लिया, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपके लेबर और कैपिटल लेने से ज़्यादा हो रहा है। मतलब आपने इतना लिया 400 यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया हुआ है। ये आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम शो करता है कि जैसे जैसे हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ता जाता है और उसकी तुलना में हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। मतलब आपने यहाँ पे रिसोर्सेज कम लगाया, रिसोर्सेज कम लगाने का मतलब है कि आपने कॉस्ट कम दिया और उसकी तुलना में आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना। अब ये समझते हैं कि ये जो आपका पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, इसके लागू होने का क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपका ये एक्टिव होता है। समझते हैं। इसमें जो आपका पहला रीजन है वो है पूंजी के आकार में वृद्धि। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और इसको आप अपने व्यवहार से जोड़ के समझेंगे तो आपका जो पहला रीजन है जिसकी वजह से आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एक्टिव होता है, उसके रीजन समझिएगा। जैसे आपका मैंने बताया कि पूंजी के आकार में वृद्धि है। शुरू में क्या होता है, कोई भी प्रोड्यूसर है या हम आप लोग भी अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो शुरू में क्या होता है, हम क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, यानी नई नई चीज़ों को लाएंगे। कोई भी आप सामान अगर बना रहे हैं उसके बनाने के लिए आप नई नई मशीनें लाएंगे। मतलब कि आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जब, तो शुरू करने के दौरान आप जो भी मटेरियल लाएंगे, जो भी आप साधन लाएंगे वो सब न्यू रहेंगे और वो भी एकदम रिफ्रेश रहेंगे। तो जब कोई भी सामान आप लाते हैं शुरू में, तो जब रिफ्रेश है तो भाई जब रिफ्रेश है तो काम बढ़िया करेगा, एकदम नंबर 1 काम करेगा। तो जब नंबर 1 काम करेगा तो कहने का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये पहला कंडीशन है आपका। अब दूसरे रीजन पे आते हैं, अविभाज्यता यानी इंडिविजुअलिटी। अब ये क्या है ये समझिए। जैसे आपको पता है कि कोई भी मशीन है, वो मशीन जो होती है वो नई होती है और उसका जो आकार होता है, उसकी जो साइज़ होती है वो फिक्स होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं तो आप मशीन लाएंगे तो वो मशीन ऐसा तो नहीं है कि उस मशीन को आप ब्रेक करके तोड़ तोड़ के आप हटा देंगे। मतलब कि आधे पार्ट से कुछ और काम कर लें, आधे पार्ट कुछ और काम कर लें, ऐसे समझें। जैसे मान लीजिए कि कोई दर्जी है, ठीक है,
या दर्जी ना लेकर के हम जैसे कोई बल्ब मान लेते हैं, ठीक है, ये बल्ब है और ये बल्ब की एक मशीन है। बल्ब क्या है? एक मशीन है। तो ये जो बल्ब की मशीन है, फिलहाल के लिए बल्ब की मशीन एक दिन में 300 बल्ब बना सकती है। कितने बल्ब बना सकती है? 300 बल्ब। जब ये मशीन जब मार्केट में आएगी शुरू में बल्ब बनाने के लिए, तो एक दिन में वो कितनी इसकी कैपेसिटी है? 300 बल्ब बनाने की है। और अगर मान लीजिए कि जो मशीन आई है 300 बल्ब एक दिन में बना रही है, लेकिन मार्केट में जो बल्ब की डिमांड है वो केवल 50 की है, यानी मार्केट में कितना डिमांड है? बल्ब की 50 बल्ब की डिमांड है। अब क्या करेंगे? जब आपकी मशीन नई है, आप केवल 50 बल्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी 50 बल्ब का प्रोडक्शन करेंगे, और मशीन आपकी नई है, यानी 300 बल्ब बना सकती है, तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि मशीन की कैपेसिटी से कम आप उससे सर्विस ले रहे हैं। जब आप मशीन नई है, उससे उसकी कैपेसिटी से कम आप उसका सर्विस लेंगे, मतलब कि उससे सेवा कम मात्रा में लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रोडक्शन कास्ट होगा वो ज़्यादा होगा, यानी आप कम उत्पादन करने के लिए आप ज़्यादा मात्रा में उसमें लागत लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको वहीं पर जहाँ पहले 50 बल्ब की नीड थी, किसी व्यक्ति को 50 बल्ब बनाने की नीड थी, जरूरत थी, लेकिन अब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई, बल्ब की डिमांड बढ़ गई, तो मान लीजिए कि 300 बल्ब यानी डिमांड करने लगा बाजार वालों में। बाजार में कितनी भैया बोले कि हमें 300 बल्ब चाहिए, पहले अब 50 बल्ब हम आपसे मांगते थे, अब हमें 300 बल्ब ला के दीजिए। जब 300 बल्ब आप डिमांड करेंगे, यानी मार्केट वाला डिमांड आपसे करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप तो यही सोचेंगे ना, कोई बात नहीं है, हमारे पास जो बल्ब की मशीन है वो एक दिन में 50 बल्ब बनाती है, तो मतलब उसका अगर हम 6 टाइम्स कर देंगे, यानी 6 गुना कर देंगे, तो आपका 300 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इस मशीन की पूरी कैपेसिटी को आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस 50 का अगर आप 6 गुना कर दें, तो आपका 300 बल्ब क्या हो जाएगा? बन जाएगा एक दिन में। तो आप क्या करेंगे? अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर आप देख रहे थे कि जब 50 बल्ब केवल 300 यूनिट इसकी कैपेसिटी थी 300 बल्ब बनाने की, तो आप 85 बल्ब बना रहे, तो आपका लॉस हो रहा था। तो ये होती है क्या? आपकी अविभाज्यता, यानी आप कोई भी मशीन है, उस मशीन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसके साइज को आप यहाँ पे तोड़ नहीं सकते। ये बल्ब जो है आपका 50 पहले बनता था, अगर आपको 50 बल्ब मतलब कि अगर विभाज्यता होती तो हम क्या करते हैं? 50 बल्ब बनाने के लिए इसको ब्रेक कर देते, और ब्रेक करने में 50 बल्ब बना लेते, हमारा कास्ट भी कम आती, हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते। लेकिन ये होता है अविभाज्यता, मतलब आप किसी मशीन को ब्रेक नहीं कर सकते, उसके आकार में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर कोई मशीन जैसा है उसको शेप में वैसा ही रहने देंगे, नहीं तो उसको खोल देंगे तो बेकार ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन ये रहा। अब बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ कि आपका जो बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल है, इसके पीछे तीसरा रीजन क्या है? जो आपका तीसरा रीजन है वो है श्रम की विशिष्टीकरण। ठीक है, यानी श्रम के विशिष्टीकरण का कहने का मतलब है कि जब आप कोई प्रोड्यूसर है, वो किसी शुरू में जब अपनी किसी वस्तु को बनाने के लिए मशीन लगाता है, मतलब सब कुछ जब नहीं लगाता है, तो क्या करता है? लेबर को भी बढ़ाता है। और चूंकि लेबर को इसलिए बढ़ाता है, ज़्यादा मात्रा में लेबर को बढ़ाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, और ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पर हमेशा दीर्घ काल की बात हो रही है। आप इसको हमेशा माइंड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रोड्यूसर है वो किसी भी साधन में पूरी तरह चेंज कर सकता है। यहाँ पर क्या आप पढ़ रहे हैं? श्रम का विशिष्टीकरण। जब शुरू में कोई प्रोड्यूसर लेबर लगाता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, वो और ज़्यादा लेबर लगाएगा, तो जब ज़्यादा और वो लेबर लगाएगा तो जाहिर सी बात है आप किसी वस्तु को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए कि फिलहाल के लिए यहाँ पर मेज़ बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्रोड्यूसर वो मेज़ बना रहा है, तो मेज़ बनाने के दौरान वो क्या करेगा? कोई मशीन लेगा, उस मशीन में कोई लकड़ी को सही करेगा, ठीक है, कोई लकड़ी को सही करेगा, कोई लकड़ी को जो है साफ सफाई करेगा। तो मतलब कि आपके इन सब कामों के लिए कहीं ना कहीं आपको लेबर की ज़रूरत होगी, और जो लेबर आपके यहाँ आएंगे, क्योंकि आप बड़ी मात्रा में बड़ी पैमाने पर आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो भी लेबर आएगा तो वो एक विशेष पार्टिकुलर काम के लिए लग जाएगा। मतलब कि कोई अगर लकड़ी का काम कर रहा है, लकड़ी के काटने उठने का काम कर रहा है, तो केवल लकड़ी के काटने का ही काम करेगा, उसको सफाई में नहीं रखना है। अब कोई मान लीजिए सफाई वाला कोई लेबर है, तो केवल वो सफाई करने में ही लगा रहेगा, मतलब उसको लकड़ी वाला काम नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई लकड़ी वाला बंदा है जो लकड़ी काटने का काम कर रहा है, वहीं पर अगर कोई सफाई करने वाला बंदा है तो वो सफाई कर रहा है, तो अगर ये इसको काम करने में एक्सपर्ट है, ये इसको काम करने में एक्सपर्ट है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि लकड़ी जो काटने वाला व्यक्ति है यानी लेबर है, तो वो उस लकड़ी काटने में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा कि आप कोई भी काम करेंगे यानी लकड़ी काटने वाला काम, वो उस चीज़ में एकदम दक्ष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दक्ष? क्योंकि वो उसी का स्पेशल बन जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इसके अंदर दक्षता आ जाएगी। ठीक है, वैसे सफाई वाला भी ऐसा ही करेगा।
आई होप आपका तीसरा रीजन समझ में आ गया होगा क्यों लागू होता है। अगला है आपका जो बचते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जब ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में आप प्रोडक्शन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप चीज़ों को ज़्यादा मंगाएंगे। प्रोडक्शन करने के लिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को ज़्यादा मंगाएंगे। जब आप उस रिसोर्सेज को ज़्यादा मंगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो कास्ट होगी वो ट्रैवलिंग कास्ट हो सकती है, वो आपका जो माल ढोने वाले हैं या फिर जो ले जाने वाले हैं, ठीक है, आप वो भी उनका भी कास्ट कम आएगा। क्योंकि आप देखिए, ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो है ह्यूज प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोडक्शन करनी है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि 50 यूनिट मंगाएंगे, केवल 100 यूनिट मंगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा 50 के, 100 के ऐसे ऐसे अपने क्या करेंगे, गुड्स को, अपने माल को मंगाएंगे। जब आप इतने सारी चीज़ों को मंगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्शन कास्ट होगा, यानी ट्रैवलिंग कास्ट, कोई भी जितने भी कास्ट हैं उन सब की मात्रा कम हो जाएगी। तो यानी आपको क्या होगा, बचते होगी। कैसे बचते होंगी? जहाँ पर कोई भी अगर प्रोड्यूसर है केवल 50 ही चीज़ मंगाता है, यानी 50 यूनिट मंगाता है, तो मंगाएगा किसी ट्रक से, किसी व्हीकल से मंगाएगा। तो क्या होगा, इतने के लिए, इतने सामान लाने के लिए उसको ज़्यादा कास्ट देनी पड़ेगी। लेकिन वही ट्रक पर, वही व्हीकल पर अगर इतने सामान ले आ रहा कोई व्यक्ति, तो उसका उतना ही कास्ट लगेगा जितना इसको दे रहा था। ठीक है, इसीलिए ये आपका जो चौथा रीजन है बचते हैं। तो इसके कारण भी आपका जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ये लागू होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका पहला कैटेगरी है, यानी पहला टाइप है किसके, रिटर्न टू स्केल, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करें। वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, यानी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस सेशन के बारे में आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो फीडबैक देना आपका बहुत जरूरी है। मतलब आप फीडबैक दीजिएगा कि आपको इस सेशन कैसा लगा। कोई डाउट हो इस सेशन से संबंधित तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और दूसरी चीज़, बगल में एक आपके ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको वहाँ पे जा करके प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी इकोनॉमिक्स का कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।